तो टॉर्क हमने पढ़ा था टर्निंग, इट इज इक्विवेलेंट टू द टर्निंग फोर्स, है ना। और कैसे डिफाइन किया जाता है ये, सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये इस पे फोर्स F लग रहा है और इसका पोजीशन वेक्टर R है, ओरिजिन किसी रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो then moment of force which is also called torque on the particle with respect to, है ना। तो R क्रॉस F से उसको हम डिफाइन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स अप्लाइड, है ना। जैसे डोर हम ओपन करते हैं ना, तो कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, वहां से जो टर्निंग होता है डोर की, जितनी रेडियस ऑफ टर्निंग है और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है, तो उनका मल्टीप्लाई करते, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। यूनिट जो होगा न्यूटन मीटर, ऑफ कोर्स हम पॉइंट मास के लिए डिफाइन कर रहे हैं, बट इट इज वैलिड फॉर द स्टैंडर्ड बॉडी आल्सो, ठीक है। टॉर्क, ये टाउ सिंबल है, इसको टाउ पढ़ते हैं। इट्स डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ बोथ, है ना। मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ, है ना। और इसको आर साइन थीटा जो है ना, यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, इधर इधर से थीटा था, रेडियस पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स के बीच में एंगल थीटा, तो अपोजिट एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये आर है और ये 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा आर साइन थीटा हो जाएगा। इसको हम आर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, है ना। तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ हो गया ये वाली डिस्टेंस। आर परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे है, तो उस पर परपेंडिकुलर डाला ओरिजिन से, तो दैट इज कॉल्ड आर परपेंडिकुलर, है ना, विच इज इक्वल टू आर साइन थीटा। या फिर फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स ऐसे है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा आएगा, तो एफ साइन थीटा ले लेंगे, आर पूरा लेना है, और फोर्स का परपेंडिकुलर आर के ऊपर ले लेंगे, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी इजी मेथड रहता है इन दोनों में से उसको हम यूज कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डायरेक्शन सेपरेट क्रॉस प्रोडक्ट से देते हैं, है ना। एफ परपेंडिकुलर इज एफ साइन थीटा विच इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर। ये आर है, इसके परपेंडिकुलर एफ ऐसे लग रहा है, यहाँ पर देखो ये, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो आर पूरा लेना है, एफ साइन थीटा ले सकते हैं, नहीं तो फिर आर क्रॉस एफ पूरा निकलना पड़ेगा, एंगल भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन वी कैन फाइंड आउट। अगर टॉर्क कब जीरो होगा, जब रेडियस जीरो हो जाए, ये जो पोजीशन वेक्टर जीरो हो जाए, फोर्स यहाँ से ही चला जाए, ओरिजिन से ही जाए, फोर्स इज पासिंग थ्रू दैट रेफरेंस पॉइंट इटसेल्फ, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। या फोर्स ही नहीं लगे तभी भी जीरो हो जाएगा, या थीटा उन दोनों के बीच में जीरो या 180 हो जाए, बिकॉज साइन थीटा इज साइन जीरो इज जीरो, साइन 180 इज आल्सो जीरो। तो देयरफॉर टॉर्क vanishes if line of action of the force passes through the origin, as I told you। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री है ना, साइन थीटा 1 हो जाएगा तो आर एफ आ जाएगा। इसीलिए जब हम डोर ओपन करते हैं ना, तो 90 डिग्री पर फोर्स लगाते हैं ना। हाउ डू वी अप्लाई द फोर्स, डोर पे एक तो दूर लगाते हैं, दूर में आर बढ़ जाता है, देखो बीच में नहीं लगाते, एंड ऑफ द डोर लगाते हैं ना। हैवी डोर है तो तब तुम्हें इफेक्ट पता है लगता है, छोड़ हल्का हल्का डोर है तो पता नहीं लगता। हैवी डोर खोलो तो फोर्स परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा, और आर भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा, है ना। एच पे लगाना पड़ेगा, वहां पे आर मैक्सिमम होगा, ऑलराइट। तो ये हो गया। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था, फाइंड टॉर्क ऑफ द फोर्स इन यूसीएम अबाउट सेंटर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहे हैं, तो वेलोसिटी इधर है और आर ये हो गया। फोर्स किधर होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, आर आउटवर्ड, फोर्स इनवर्ड, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, तो टॉर्क जीरो होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क जो है जीरो रहेगा। अब तुम्हें डाउट आएगा कि भाई घूम कैसे रही है वो, है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से घुमाने के लिए टॉर्क नहीं लगता है, स्पीड अगर मैं चेंज करनी है, बढ़ानी है घटानी है, तब टॉर्क लगाना पड़ता है।
कांस्टेंट स्पीड से, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें चलाना है तो फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, वैसे कांस्टेंट स्पीड से चलाना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टॉर्क नहीं लगाना है ना। तो आर क्रॉस एफ से निकाल सकते, क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ से आता है ना। ये तुम्हारा फोर्स दिया है, ये आर दिया है, लेकिन आर पहले आता है ना, तो इसके कोएफिशिएंट पहले लिखने पड़ेंगे बीच में, इसके लास्ट में लिखने पड़ेंगे ना। मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, डिटरमिनेंट हमने सीखा था ना वेक्टर में कैसे निकालते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड निकालना भी सीखा था वेक्टर का, वो ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये भी हो गया था। ये प्रोजेक्टाइल का मैंने क्वेश्चन दिया था, उसको ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल को, जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ग्रेविटी का टार्क निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे, सब जगह हर पॉइंट पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे होता है ना, mg। अभी तुम आर लोगे तो ये आर लेना पड़ेगा, फिर एंगल का बहुत प्रॉब्लम आएगा, आर इधर है एफ इधर है, ये एंगल का बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर हम आप आर परपेंडिकुलर वाला फार्मूला यूज करें, पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो आर परपेंडिकुलर मिल जाएगा, विच इज हाफ ऑफ द रेंज, रेंज का आधा है ना, ये रेंज पूरी है। तो आर बाई 2 इंटू एम जी। तो आर की वैल्यू देखी तुमने आसमा, मैंने बोला था ना रेंज का फार्मूला देखना, तो रेंज के फार्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आसान हो गया, नहीं तो एंगल वगैरह ये सब एंगल बहुत मुश्किल होता है, ये एंगल निकालना, है ना। पहले तुम्हें ये निकालने पड़ेंगे एंगल, है ना। तो ये निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें 180 में से माइनस करने के पड़ेगा। तो आर परपेंडिकुलर वाला फार्मूला वेरी हैंडी हो जाता है। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जिस पॉइंट से चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो mg, फिर mg तो हमेशा नीचे ही रहता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो जाएगी, रेंज के बराबर हो जाएगी, है ना। कपल में हमने क्या सीखा था, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका इधर है, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, तब कपल बनता है। कपल भी टॉर्क ही है ना। कपल द पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन with different lines of action is known as a couple or torque. Couple produces rotation without translation. इसमें ट्रांसलेशन नहीं होगा, बॉडी आगे पीछे नहीं जाएगी, इधर या इधर नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपनी जगह घूमेगी। सपोज इसको 2f कर दो, तब क्या होगा, ये आगे भी जाएगी और थोड़ा घूमती भी जाएगी, ऐसे यहाँ पहुंच जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर यहाँ पहुंच जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। घूमेगी भी और आगे भी जाएगी। बट कपल में क्या होता है, अपनी जगह, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, तो ट्रांसलेशन मोशन, नेट फोर्स तो जीरो हो गया, F माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, अपोजिट फोर्सेस है, तो ट्रांसलेट नहीं करेगी, आगे या पीछे नहीं जाएगी, टर्न करेगी बस। कपल में टर्न करती है ना, जैसे हमने इसको लिड को खोलना है ना, इसमें तुम बोलोगे कैसे पता लगेगा इक्वल एंड अपोजिट है, अगर तुमने कहीं ज्यादा लगा दिया तो बोतल टर्न गिरने लगेगी नीचे। कभी कभी ऐसा होता है खोलने के चक्कर में गिरती है, तो इसका मतलब एक तरफ ज्यादा लग रहा है, एक तरफ कम लग रहा है, तो गिरने भी लगती है। इसमें भी देखो मैग्नेटिक नीडल होती है, उसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस लगाते हैं, तो टर्न होता है, टॉर्क बनता है, उससे रोटेट होती है मैग्नेटिक नीडल, है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाती। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग उस दिन, शो दैट मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट, है ना। जब इक्वल एंड कपल है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, फिर कहीं से भी टॉर्क ले लो उसका तो सेम आंसर आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया था, उससे पहले हमने एक पॉइंट सीखा था कि एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग का टॉर्क हम लोग प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज जो टर्निंग इफेक्ट होगा उसका माइनस लेंगे, है ना। अपोजिट भी कर सकते हैं, बट कन्वेंशनली जैसे फोर्स एक साइड का फोर्स प्लस होता है, दूसरी साइड का फोर्स माइनस होता है, ऐसे इसमें भी एक साइड का टॉर्क पॉजिटिव, एक साइड का निगेटिव लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज का निगेटिव, है ना। तो तुम चेंज भी कर सकते हो कन्वेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन तो वही आएगी, जो हाई टॉर्क होगा उस तरफ घूमेगी वो, सिंपल लॉजिक। तो जैसे ये है, इसमें तो ऑफ कोर्स फोर्सेस इक्वल है तो एक ही जगह घूमेगी, और देखो तो यहाँ से सेंटर टॉर्क अबाउट मिड पॉइंट सी से निकालना है ना, तो सी पे बैठ जाओ तुम, और ये वाला फोर्स किधर घुमा रहा है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, टाउ 1, और ये वाला इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये टाउ 2 हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे,
दोनों उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों फोर्स सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Can you see now? Are you there? Yes, sir. बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी है ना, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट लेट Yes. मी फिक्स द इशू। थोड़ा सा रुक जाओ, ये पुरानी स्क्रीन जाएगी, दूसरी आएगी फिर। हाँ अभी आया तो, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, नाउ इट विल बी। 1-2 दिन से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्लियर, समझ में आ गया ये? तो कपल का टॉर्क किसी भी पॉइंट से सेम आता है। कहां तक इसमें समझ, कहां तक हुआ था? ये पॉइंट कंप्लीट हो गया था पूरा, यहां तक हो गया था? अरे देर, जल्दी बताओ फास्ट। ये कंप्लीट हो गया था संस्कृति? No, sir. वो उसकी पहली आवाज बंद हो गई। यहाँ से ये क्वेश्चन दिया था, उसके बाद बंद हो गई थी आवाज। हाँ सर। तो इसमें देखो हम लोग क्या हाँ। कर रहे थे, मुझे फिर से समझ। देखो क्वेश्चन ये है, मैंने बोला आपको। नहीं मुझे आवाज ही नहीं आई, पता। फिर मैं जब पूछने लगा तो तुम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया, तब मैंने चेक किया। ठीक है, अभी करें। तो ये क्वेश्चन था, शो दैट मोमेंट ऑफ कपल does not depend upon the point about which you take the moment। इसमें ये बोल रहा है कि एक कपल है, इक्वल फोर्सेस एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। कपल मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो कहीं से भी टॉर्क लो सेम आएगा। तो हमने पहले सी से टॉर्क लिया है ना, तो ये वाला फोर्स इधर घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, टाउ 1। और यहाँ से जब देखेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसे घुमा के ऐसे लेके आएगा, और ये वाला ऐसे घुमा के ऐसे लाएगा। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐड हो गए, और आर परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2। फोर्स कितना है, F। ऐसे इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, फोर्स F। तो ये दोनों ऐड होके LF आ गया। क्लियर? यस सर। अभी हम यहाँ से लेते हैं, बी पॉइंट से देखते हैं। तो बी पॉइंट से इसको जब बैठ के देखेंगे तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, टाउ 1। और ये भी समझ लो, थोड़ी देर के लिए हमने सोच लिया ये भी एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है उसको, टाउ 2, है ना। तो LF इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी L हो जाएगी, और F इधर, तो L इंटू F। बट ये इस पॉइंट से ही फोर्स जा रहा है, तो इसकी R परपेंडिकुलर तो 0 हो गई। हमने लिखा था ऊपर, अगर फोर्स जो है रेफरेंस पॉइंट से ही होके जाता है, अभी रेफरेंस पॉइंट अपना B था, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गई फॉर पॉइंट B, तो ये पूरा 0 हो गया। तो LF देखो, ऊपर भी LF आया था, ये भी LF आया। फिर यहाँ से अगर पॉइंट लेंगे तो यहाँ से भी LF आएगा। कैसे? X डिस्टेंस नीचे आ जाओ, तो ये वाला तो उसको इधर ले जाएगा। तो कितना होगा इसका टॉर्क, X प्लस L इंटू F। X ये डिस्टेंस, L ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस X प्लस L, F इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो फोर्स है, अभी देखो इसके बाद ये वाला फोर्स यहाँ से, इसको अभी इसको छोड़ दो, अभी इसका हो गया, इसको छोड़ दो। अभी तुम सोचोगे ये रॉड है और ये फोर्स लग रहा है, तो अभी ये रॉड ऐसे आएगी, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, इस पॉइंट से देखने से। एक पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो, ऊपर वाला X प्लस L इंटू F, और ये वाला नेगेटिव ले लो। ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी, X इंटू F, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, XF प्लस LF माइनस XF, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से भी देखो LX आ रहा है, किसी भी पॉइंट से लो LX आएगा। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, कभी बोलेंगे इस पॉइंट से निकालो, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से निकाल देंगे, उतना ही आएगा जितना इस पॉइंट से आएगा। तो ये तो क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। कपल का मोमेंट या कपल का टॉर्क पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, हर पॉइंट से सेम आता है। दुनिया के किसी भी पॉइंट से इस रॉड का लेंगे तो LF ही आएगा, है ना। दुनिया के किसी भी पॉइंट से लो, LF ही आने वाला है। तो बेटर सेंटर ऑफ मास से निकाल लिया करो। अगर मोमेंट यू फाइंड आउट कि कोई बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है,
उसका टॉर्क पूछा जाए किसी तीसरे चौथे पॉइंट से, यहाँ से पूछा जाए, तो व्हाट यू डू, डोंट फाइंड आउट फ्रॉम हियर, मिड पॉइंट से निकाल लो, वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर लिख दो ये प्रॉपर्टी एज ए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ये एनसीईआरटी बुक में प्रूव किए हुए। ऑलराइट, तो Yes, यूजफुल sir. इंफॉर्मेशन है, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये। बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होने चाहिए। अगर एक फोर्स बड़ा एक छोटा है तब ये अलग अलग आएगा, अलग अलग पॉइंट से। क्लियर आसमा? ऑलराइट, तो ये सॉल्व एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक में उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से सॉल्व किया, यहाँ हाथ पे पॉइंट लिया हुआ है, ये फोर्स इधर फिर इधर, है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाएंगे बट आंसर वही आएगा, सेम आएगा, एक ही आएगा, तुमने किसी भी पॉइंट से निकालो। ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम? इफ नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट टॉर्क अगर जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या थी? जो हमने पीछे इक्विलिब्रियम पढ़ी थी वो ट्रांसलेशनल थी, उसमें नेट फोर्स जीरो था, इसमें नेट टॉर्क जीरो है ना, तो नेट टॉर्क जीरो है तो उसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। या तो वो बॉडी रुकी हुई होगी या फिर एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगी, बस यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगी, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा उसका। ऑलराइट, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है ना, तो उसका यूज करते हैं हम एक न्यूमेरिकल में। यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, देखो शॉर्ट एग्जांपल है ये भी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जरूरत पड़ेगी हमें 12th में भी, या फिर हमें वेव्स के चैप्टर में, ग्रेविटेशन के चैप्टर में, है ना, कई चैप्टर में सिचुएशन ऐसी आएगी। मेटल रॉड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg in mass supported on two knife edge placed 10 सेंटीमीटर from each end। यहाँ पे नाइफ एज सपोर्ट्स है, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों तरफ से, टोटल 70 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ। इसका वजन, वेट, मास कितना है? 4 kg, दिस इज 4। और क्या बोला है? 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर 6 kg, टोटल कितना हो गया? 4 + 6, टोटल 10 हो गया, 10 kg का लोड नीचे आ रहा है। फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस, यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आएंगी? तो इसमें क्या होगा, हमें जो पीछे हमने सीखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एक इक्वेशन तो वहां से मिलेगी, बट दूसरी इक्वेशन के लिए वी वी हैव टू डिपेंड अपॉन द टॉर्क, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते अभी, है ना, क्योंकि टॉर्क की इक्वेशन लेनी पड़ती। तो एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, है ना, उसको हम लिखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी रुकी हुई है, वो ऊपर या नीचे नहीं जा रही है। तो पहली इक्वेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन, कैसे सीखा था हमने पीछे वाले चैप्टर्स में? टोटल ऊपर वाले फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल नीचे वाले फोर्सेस। तो ऊपर वाले फोर्सेस कितने हो गए? R1 एंड R2, तो R1 + R2 इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस कितने? W + W डैश, तो W + W डैश, तो W इज 4, W डैश इज 6, 10, G भी आएगा ना, G 10 ले लेते हैं ना, इन्होंने शायद 9 लिया है, 9.8 लिया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो देख लेना ना, चलो 9.8 ले लेते हैं जितना उन्होंने, तो 98 आ गया, तो R1 + R2 हो गया 98, दोनों मिला के तो 98 है, बट इंडिविजुअल चाहिए अभी। इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे बोलो? हाउ टू गेट द इंडिविजुअल वैल्यूज? R1 R2 अलग अलग निकालने हैं ना, और क्या करें? व्हाट एल्स वी हैव टू यूज इट? तो टॉर्क की इक्वेशन
Since it is not rotating, it is rotational equilibrium. Since it is at rest, therefore rotational equilibrium also. है ना, अगर टॉर्क अगर उसको, है ना, अगर जीरो नहीं होता तो एक तरफ घूमती वो, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यदि क्लॉकवाइज टॉर्क लिखेंगे हम, तो कहाँ से, जी से बनाओ, जी पे बैठ जाओ यहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। अभी मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला, पढ़ाया नहीं है तुम्हें, नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दूंगा, फिर इसको वाइंड अप कर देंगे, बाकी टॉपिक फिर हम लोग बाद में करेंगे। तो सेंटर, इसके सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बैठ जाओ, फिर देखो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वहीं से जा रहा है। अभी ये वाला जो फोर्स है R1 वाला कैसे घुमा रहा है, उसको ऐसे लेके जा रहा है, नहीं पहले एंटी क्लॉकवाइज में लिखते, ये वाला, ये R2 कैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, कैसा घुमा रहा है उसको, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है उसको, ये वाला। वैसे तो हमने दोनों इक्वल एंड अपोजिट कर दिया, तो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं रहेगा, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये एक इसको प्लस इसको माइनस इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ऐसा। तो अभी हम माइनस नहीं लेंगे बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट में माइनस एडजस्ट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का एक R2 का होगा, तो R2 का लिखो, ये डिस्टेंस कितनी है, टेकिंग टॉर्क फ्रॉम G, टेकिंग टॉर्क फ्रॉम G से लेंगे मिड सेंटर ऑफ मास उसका। तो ये कितनी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली टोटल 70 है, तो ये यहाँ तक तो 35 हो गई, उसमें से 10, ये 10 है, तो ये 25 रही है ना। तो R2 फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, 10⁻² भी आ गया, है ना। तो ऐसे तो उसको एक ही घुमा रहा है, ये तो नीचे, ये तो यहीं से जा रहा है, इसका तो जीरो हो गया। अभी अच्छा, ये भी तो इधर घुमा रहा है उसको एंटी क्लॉक, ये भी ऐसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, यहाँ से देखेंगे ये भी एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है उसको, जी से अगर तुम देखो ना, तो ये वाला उसको नीचे ला रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ला रहा है ऐसा। तो ये भी इधर ही आएगा, ये वाले का भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा ऐसा, इसका भी, तो इसका भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। कितना होगा इसका डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश का कितना होगा mg, 6g। ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये 5 आएगी, देखो टोटल 35 है, आधी डॉट की लेंथ, और ये 30 पर लगा हुआ है, तो ये 5 आ जाएगी यहाँ पर, इंटू 5 इंटू 10⁻²। वैसे तो 10⁻² सब में ही कैंसिल होने वाला है। ये वाला जो है ना, ये उसको इधर लाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला, ये जो R1 है ना, बोलता नहीं अभी मैं तुम्हें इधर पुश करूंगा, तो ये क्लॉकवाइज बनाएगा ऐसा, ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है इस जी से देखने से, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है जी से देखने से, और जी से देखने से ये तुम्हारा क्लॉकवाइज बना रहा है ऐसा। क्लॉकवाइज को दूसरी तरफ लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ ऐड करके, क्लॉकवाइज में केवल एक ही है, तो R1 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, ये डिस्टेंस जो है 25 अगेन, जितनी इसकी है उतनी ये सिमेट्रिकली प्लेस है, तो ये 25 इंटू 10⁻², तो ये 10⁻² तो सभी में कैंसिल हो गया। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई अपनी R2, 25 R2, ये कितना होगा 6 इंटू 9.8 प्लस नहीं अभी इक्वल टू 25 R1, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, ये इक्वेशन 1, ये कितना आएगा देखो, ठीक है ये सॉल्व कर सकते हैं अभी, ये तुम्हारा कुछ डिजिट आ जाएगी, और इसमें से R1 की वैल्यू निकाल के R2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से ऊपर वाले से,
25 R2 कितना हो जाएगा 98 माइनस R1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 25 R1, इसको सॉल्व कर लेना, R1 आ जाएगा, फिर R2 आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है R1, ठीक है, तो R1 निकाल लेना और फिर R2 निकाल लेना। सॉल्विंग इज योर जॉब, है ना, आ गया समझ में? तो ये हमें ट्रिक कई उसमें लगने वाली है, इफ यू आर गोइंग फॉर इवन डेरिवेशंस कुछ या न्यूमेरिकल्स में, तो ये बहुत यूजफुल है ना। टॉर्क का समझ में आ गया कैसे करते, उस पॉइंट पे बैठ जाओ, फिर देखो कि ये वाला किधर ले जा रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा, धीरे धीरे ऐसे टर्न करेगा, ये वाला इसको नीचे दबा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनता है। और ये तो कहीं नहीं, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्स यहीं से जा रहा है, ये ना तो एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स जो है यहाँ से देखने से क्लॉकवाइज ऐसा ऐसा घुमाएगा वो। क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख दिया, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करके एक तरफ लिख दिया। एंटी क्लॉकवाइज के दो बनने, लेफ्ट एंड राइट नहीं देखना हमें, लेफ्ट एंड राइट के साथ कहीं ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाले ये है राइट वाले ये है, ऐसा नहीं, डायरेक्शन देखना। ये नीचे प्रेस कर रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज लाने की कोशिश कर रहा है, और ये ऊपर कर रहा है तो यहाँ से देखने से ये एंटी क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ भी नीचे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जी से देखने से ये वाला इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है ऐसा। तो रॉड को अगर मौका मिलेगा तो इधर टर्न करेगा वो, ये वाला R1 वाला फोर्स, क्योंकि ये रॉड इसको नीचे प्रेस कर रही है, ये नाइफ है जिसको ऊपर प्रेस कर रहा है, तो ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है उसको। ऐसे ये रॉड इसको नीचे प्रेस कर रही है यहाँ पर, नाइफ एज वाला इसको इधर प्रेस कर रहा है, तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज ACW, ये भी ACW, ये क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले दोनों एक साथ लिख दिए यहाँ पर, ये और ये क्लॉकवाइज अलग से लिख दिया दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, तो ये याद रखना हमेशा। समझ में आ गया संस्कृति? यस सर। तो ये रिमेंबर इट थ्रू अप टू द 12th, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आती बच्चों को, ये सारा एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा। वहां पे बैठ के देखो, घड़ी का पता है ना कैसे घूमती है ना, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती, क्लॉकवाइज होती है, और ये अपोजिट होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, यहाँ से देखने से हमें। ऑलराइट, तो एंड कर दें यहीं पर। यस सर। नेक्स्ट क्लास विल मूव ऑन टू द ग्रेविटेशन, थोड़ा सा इसका बता के फिर ग्रेविटेशन। डन, चलो फिर, ओके, ओके सर। थैंक यू। टेक केयर सर। यस।